नाराज़गी है। उनका कहना है कि हमें बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन हमें रोज़गार चाहिए। हमें आप जातियों में मत बांटिए, हमें आप मुफ्त राशन मत दीजिए, हमें नौकरी दीजिए, बाकी काम हम खुद कर लेंगे, अपने परिवार को हम खुद पाल लेंगे। आप भी पहली बार वोट दे रहे हैं, क्या सोचकर वोट देंगे? दिमाग में आके क्या जहन में क्या ऐसी बातें हैं जो आप चाहते हैं हमारे वोट से उन चीज़ों में बदलाव हो? सर, सबसे पहले मुद्दा ये है कि बेरोजगारी का है, और दूसरी मुद्दा ये है कि शिक्षा में बदलाव आए। शिक्षा में बदलाव किस तरह का है? सर, हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी जो स्कूल है वहाँ पर टीचर तो नियुक्त होते ही हैं, लेकिन वो ऐसे टीचर नियुक्त होते हैं जो मतलब अपने पद का ही केवल इस्तेमाल करते हैं, वो शिक्षा पे कोई जोर नहीं देते। शिक्षा पर जोर नहीं देते हैं, केवल खाना पूरी। यस सर। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र। अयोध्या के बाद काशी, मथुरा, इसलिए तमाम कार्य चल रहे हैं, क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, जो अगर असर पड़ रहा है चुनाव पर और जो सत्ता पर सपोर्ट कर रहा है इन मुद्दों पर, वो सबसे बड़ा भेदभाव है, क्योंकि ये धर्म का विषय है और इसको जो है राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। धर्म को राजनीति से अलग रखें, ये आप कह रहे हैं? जी, तभी मतलब धर्म राजनीति पर हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यहाँ पर धर्म के आधार पर अगर वोट दिया जाए तो वो सबसे बुरी चीज़ वही होगी। इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए हत्याजनक और कुछ नहीं हो सकता। आप प्रॉपर उन्नाव से ही हैं? जी नहीं, मैं अमेठी से। आप अमेठी से हैं? वहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? देखिए, वहाँ का माहौल ये है कि वहाँ पर जो है परिवर्तन हुआ, क्योंकि बीते 5 वर्षों में स्मृति ईरानी जी ने वहाँ पर एक काम भी नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने अपने घर के नाम पर भाजपा का एक कार्यालय खोला, मतलब उसको कह सकते हैं वहाँ का एक तरह से भाजपा का जितना पूरा अमेठी से अगर राहुल गांधी आते हैं तो क्या आपको लगता है तो बदलाव होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि आज से लगभग 5 साल पहले जब राहुल गांधी जी ने वहाँ से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, ठीक है, वायनाड चले गए, वहाँ से चुनाव लड़ा था और वायनाड से भी लड़ा था, लेकिन बीते 5 वर्षों में उन्होंने बहुत सारी सीट ली समाज से। भारत में अपनी न्याय यात्रा, चाहे भारत जोड़ो यात्रा, इससे मतलब उन्होंने भारत को देखा और ये भी देखा कि हाँ किस चीज़ की आवश्यकता है। और अब मुझे नहीं लगता कि वो 5 साल पहले के राहुल और 5 साल के बाद के राहुल जो है एक। अमेठी में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। आपका कहना है कि अब राहुल 5 साल पुराने वाले राहुल नहीं रहे, उनमें काफ़ी परिपक्वता आ गई है, मैच्योरिटी आ गई है, तो हो सकता है इस बार वहाँ की जनता कुछ बदलाव करे। एक बात सर, ये सरकार से अगर आप लोगों का चैनल वहाँ तक पहुँचता हो और मतलब जनता पक्ष देखता हो या फिर ना ही देखता हो, तो मैं आपके चैनल से माध्यम से एक बात ये कहना चाहूँगा। सर, सबसे बड़ी समस्या है कि इन्होंने 5 साल मतलब प्रति साल 2 करोड़ रोजगार कहे थे। हमें 5 किलो एक महीने में 5 किलो राशन नहीं चाहिए, सिर्फ ये 5 साल में 5 करोड़ रोजगार ही दें, वही हमारे लिए बहुत है। और उसी में कहीं ना कहीं देखिए, अगर मतलब हमको रोजगार मिल रहा है तो हमारे वजह से लगभग हमारा पूरा परिवार चलेगा, ठीक है। और ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक बार फॉर्म भरते हैं और 2 बार हम लोग परीक्षाएँ देते हैं, आखिर ये कब तक चलेगा? मुझे लगता है कि जो है 2014 के बाद से ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई होगी जो हम लोगों को दोबारा न देनी पड़ी हो, और उसमें भी दोबारा देने के बाद भी जो है हम लोग जो है जो मतलब जिनके अंदर वास्तव में टैलेंट होता है वो परीक्षा से बाहर हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो है इन्हीं के शासनकाल से शुरू हुई थी। नॉर्मलाइजेशन में हम लोग मेहनत करके अच्छे नंबर लाते हैं, नॉर्मलाइजेशन होता है, हम लोग बाहर कर दिए जाते हैं। जिनका जो है कुछ भी नहीं रहता, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया रहता, उनको जो है जॉब मिल जाती है। आपका कहना है हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें 5 करोड़ नौकरी जो है चाहिए, और नौकरी भी ऐसी हो जो हम केवल एक बार जिसकी परीक्षा दें और उसका रिजल्ट फाइनल आए। एक ही नौकरी या एक ही आवेदन, हमको एक ही नौकरी के लिए 2-2, 3-3 बार जो परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए मेंटल टॉर्चर से कम है। दूसरी चीज़ उनका कहना है जो यहाँ से हमारा एक आउटपुट आया है निकल के, जो आजकल के युवाओं की जो सोच है वो पूरी तरह से चेंज है। वो कह रहे हैं कि धर्म को राजनीति से बिल्कुल दोनों ही मुद्दे बिल्कुल डिफरेंट हैं। धर्म का मामला बिल्कुल डिफरेंट है, वो हमारी व्यक्तिगत भावनाएं हैं, वो हमारी व्यक्तिगत सोच है, उस पर राजनीति से ना जोड़ा जाए। उन्नाव के डेवलपमेंट को लेकर कहना है कि 2 बड़े बड़े महानगरों के बीच होने के बाद भी
उन्नाव आज भी वहाँ का जो हाल है वो किसी गांव से ज़्यादा नहीं है। 2 किलोमीटर के दायरे में पूरा उन्नाव शहर सिमट जाता है। इसी कारण यहाँ से युवा पढ़ते ही पलायन कर रहे हैं, यहाँ के परिवार पलायन कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि उन्नाव को भी इन दोनों शहरों के बीच में एक बड़े कनेक्ट के रूप में डेवलप किया जाए, ताकि ये पूरी बेल्ट, ये तीनों के तीनों शहर आपस में एक विकसित शहर के तौर पर अपना नाम दर्ज कराएं। जब अनेक वीर बलिदान हुए, लोकतंत्र का सूर्य उगा तब जाकर मतदान हुए। हे युवा वृद्ध, हे महिलाओं, पहचानो अपना अधिकार। लोकतंत्र का प्राण तत्व है हर जन का मत का अधिकार। 100% मतदान करें हम, यह संकल्प हमारा है। 100% मतदान करें हम, यह संकल्प हमारा है। यही राष्ट्र धर्म, यही देश धर्म, यही कर्तव्य हमारा है। सबसे पहले हमारे जो मुद्दे होंगे जिसके आधार पर वोट होंगे, वो निश्चित तौर पर हम एक विद्यार्थी हैं तो हमारे लिए रोजगार एक प्रमुख मुद्दा है। तो जो सरकार हमें रोजगार दिलाएगी, और ये हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी है कि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो सबको रोजगार उपलब्ध कराए। तो ऐसा कोई अगर नेतृत्व आता है जो लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, और उनकी प्राथमिक उनकी जिम्मेवारी है, उनको कराना चाहिए। इसमें हमारी जो वर्तमान सरकार है वो इसमें मैं मानता हूँ फेल। ना तो सरकार अपनी सरकारी नौकरियाँ निकाल रही है, उसका विजन आज स्पष्ट है। वो कह रही है निजीकरण को बढ़ावा देंगे, निश्चित तौर पर बढ़ावा देना चाहिए। उसी से बहुत बड़े रोजगार को आप रोजगार दे भी सकते हैं। सरकार कह रही है कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए, उसके लिए 20 से ज़्यादा पॉलिसीज़ लाई हैं, स्कीम्स लाई हैं, सब्सिडी लाई है। क्या उसका फायदा नहीं लेना चाहिए? निश्चित तौर पे लेना चाहिए। सरकार ने जैसे आपने बताया स्टार्टअप लाई, मेक इन इंडिया लाई, लेकिन बड़ी बात है जैसे मेक इन इंडिया की बात करें तो सरकार मेक इन इंडिया के तौर पे जो बना रही है वो तो बाहर से रॉ मटीरियल आ रहा है। एक वास्तविकता में यहाँ तो कुछ बन ही नहीं रहा है, वो चाइना से ही कच्चा माल आ रहा है। तो जब वो चीज़ें असेंबल हो रही हैं आज की डेट में, आज की जो तारीख में हम मेक इन इंडिया में कुछ बना नहीं रहे हैं, वो चीज़ें बाहर से लाके असेंबल हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना लाई है। हर एक जो है जिले के 2 या 3 से ज़्यादा विशेष उत्पाद उसमें हैं, और उसमें उस उत्पादों में अपना बिजनेस, अपना काम शुरू करने के लिए तमाम तरह की रियायतें हैं, सब्सिडीज़ हैं, सब ब्याज में छूट दी जा रही है, लोन मिल रहा है। क्या इसका हमें कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा जो शायद उससे हमारे गाँव की भी पहचान बनेगी, स्टेट की भी बनेगी, और हम 4 लोगों को रोजगार देने लाएंगे। सर इसमें जैसे हमारा उन्नाव जिले से आपने नाम लिया एक जिला एक उत्पाद योजना, निश्चित तौर पे योगी जी की अच्छी सराहनीय योजना रही, जिसमें हमारे उन्नाव जिले से जरी जरदोजी को चयनित भी किया गया है। तो निश्चित तौर पे ये योजना अच्छी है। मेरा दृष्टिकोण जी, इसमें प्रथम दिक्कत तो ये है कि इससे आप व्यापक लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मेरा काम है लोगों को, मेरे को शिक्षक की नौकरी मिले, तो आप बहुत बड़ी जनसंख्या को तो इससे आप रोजगार दे नहीं सकते हैं। जो कुटीर उद्योग है आप उनको रोजगार से नियुक्त कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर दूसरी चीज़, बैंक लोने में आनाकानी कर रही है, लोगों को फंड नहीं मिल रहा है, तो इससे बहुत बड़ी कमी आ रही है। नो डाउट ये तो मैंने कुछ निगेटिव चीज़ें बताई हैं सरकार की, लेकिन कुछ सराहनीय चीज़ें भी हैं। मैं मानता हूँ भारतीय संस्कृति का जो सम्मान पुनर्स्थापना इस सरकार में हुई है वो नो डाउट किसी भी सरकार में नहीं हुई। लोगों ने तुष्टिकरण के नाम पे जो भारत की जो पुरातन भारतीय संस्कृति रही है उसके साथ खिलवाड़ किया है। भगवान राम देश के आराध्य थे, भगवान राम का सरकार ही कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बोलती है भगवान राम काल्पनिक थे। तो मैं मानता हूँ देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है, ये हमारी आत्मा को उन्होंने नकार दिया था। तो इस सरकार ने उसके लिए अपने हर स्तर पर प्रयास किया। दूसरी चीज़ अनुच्छेद 370 जिस पे वहाँ के लोगों, वहाँ की जो नेतृत्व था ये बोलता था कि भूचाल आ जाएगा, देश की अखंडता का मुद्दा था। देश ने, सरकार ने कड़े कदम उठाए और अनुच्छेद 370 को हटा के भारत का संपूर्ण एकीकरण करा दिया हमारे कश्मीर का। तो मैं मानता हूँ ये बहुत प्रमुख मुद्दे थे, ज्वलंत मुद्दे थे। जैसे समान नागरिक संहिता भी बहुत प्रमुख मुद्दा है, इसको भी सरकार लागू करेगी। तो मैं इसके पक्ष में हूँ, मैं इस पक्ष में हूँ कि तुष्टिकरण खत्म हो जाए। लेकिन मैं मानता हूँ कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, रोजगार को बढ़ावा। आपका कहना है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर जो आया है निकल के। अगर इस मुद्दे पर, अगर इस मोर्चे पर सरकार कुछ ठोस कदम उठाए, केवल घोषणाओं तक सीमित ना रहे, जी ठोस कदम अगर उठाए तो बाकी हमें इस सरकार ने बहुत कुछ दिया है। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति के मान बढ़ाया है। पूरे विश्व में जो है हमारे धर्म को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर
जो एक सम्मान और एक जो आत्मगौरव की जो भावना डेवलप की है वो इस सरकार ने की है। धारा 370 किया, सम्मान नागरिक संहिता की बात करें उस पर भी बहुत अच्छा काम किया। मौका दिया है वर्तमान सांसद को, उसके बावजूद केंद्र में भी रही है सरकार, प्रदेश में भी रही है सरकार, उन्नाव में भी भाजपा के ही सांसद रहे हैं, उसके बावजूद आपका कहना है कि उन्नाव की तरक्की नहीं हुई, जबकि तीनों ही जगह एक ही पार्टी की रही है सरकार। आइए बात करते हैं। वोट दे देंगे, क्या सोचकर आप वोट देंगी? आपका प्रत्याशी कैसा हो? क्या किसी राजनीतिक दल को सोचकर वोट देंगी या प्रत्याशी को सोचकर वोट देंगी, ये क्या आप? मेरा पहला, अगर मेरे पास टॉपिक्स आपका नाम बताइए। गौरी त्रिपाठी। अगर मेरे पास टॉपिक्स होंगे तो मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा सेक्युलरिज्म। जैसा कि हम जानते हैं भारत को हमेशा से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है और आजकल ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि जाति और धर्म के हिसाब से दंगे, हर चीज़ में जातियों को डाला जा रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एजुकेशन की भी सारी पॉलिसीज़ में हमें आरक्षण मिलता है। आरक्षण लेना, हर चीज़ की एक सुविधा का एक लिमिट होना चाहिए, उसके आगे आप अगर बढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी तक हमारी जनगणना नहीं हुई, शायद वो जनगणना हो जाती तो हमारी पॉलिसीज़ में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को जाति के आसपास घुमा फिरा कर लाना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट टॉपिक मेरा होगा सेक्युलरिज्म एंड द सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ ऑलवेज करप्शन। जिसके आधार पर पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है कि लड़ा जातिगत आधार पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, या फिर जैसे कि राम मंदिर आपकी बात कर रहे हैं, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मुझे लगता है कि देश का जो युवा है उसको राम मंदिर या जातिगत आधार पर वोट नहीं देना चाहिए, उसे उस व्यक्ति को या फिर उस सांसद को चुनना चाहिए जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बेहतर कर सके और जो हमारे लिए योजना है, जो हमारे और जो सभी को मतलब एक समान रूप से आगे बढ़ेंगे। हमको राजनीतिक रूप से ना बांटें, आपका कहना है हमको इस देश के विकास के लिए तैयार करेंगे, ये इन युवाओं का कहना है। आपका नाम? मेरा नाम ऐश्वर्य वाजपेयी, मैं उन्नाव जिले का ही मूल निवासी हूँ। तो मेरा मानना ये है कि आपने भी सवाल पूछा था कि राजधानी और एक महानगर के बीच में होने के बावजूद भी उन्नाव जिला अभी तक मूलभूत सुविधाओं से पीछे रह चुका है। इसका मेन मानना मेरा ये है कि वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए आप लोगों जैसा सर्वे किया गया, उसमें बहुत सारे मुद्दे थे, महंगाई मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, बहुत सारे मुद्दे थे उस समय। तो उस समय भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी को सर्वश्रेष्ठ समझ करके उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया, परंतु 2 पंचवर्षीय हो चुकी हैं, हमारे ज़िले में मूलभूत सुविधाएँ नहीं पहुँची। इसका मतलब क्या है, या तो हमारे सांसद में वो कमी नहीं होगी या ऊपर से मूलभूत सुविधाएँ नहीं आई। तो मेरा तो यही मानना है कि अब व्यक्ति विशेष को, जो उन्नाव की जनता है, वो यही देखेगी कि हमारे सांसद ने 2 पंचवर्षीय में क्या किया है। मतलब आपको लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव हो सकता है? बदलाव होने की नाराजगी है? हाँ, बदलाव होने की पूरी संभावना है। मेरा ये मानना है कि जनता ने जो 10 वर्ष देख लिया है। आप क्या सोच के पहली बार वोट डालेंगे? आपके दिमाग में क्या बातें होंगी जिसको सोच करके आप प्रत्याशी करेंगे? जी, हमारे समय में इस समय देश में जो सबसे बड़े 3 मुद्दे हैं वो बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के। मैं विद्यार्थी के तौर पर, क्योंकि मेरा भविष्य सुरक्षित हो, जिसके माध्यम से मैं आगे कोई मैं सबसे पहले बेरोजगारी के ऊपर, मतलब बेरोजगारी जो आज वर्तमान समय 45 वर्षों के चरम पर पहुंच चुकी है और लोग स्किल होने के बावजूद भी, और शिक्षा का जिस प्रकार से व्यवसायीकरण किया जा रहा है कि बच्चे PhD, DLED, B.Ed इतनी सारी डिग्रियाँ लेने के होने के बावजूद भी वो दर भटक रहे हैं। अगर कोई बच्चा 8,000 का कोर्स करता है और वो 8,000 की जॉब नहीं ढूंढ पा रहा है इस सरकार में, तो ये सरकार की भी नाकामी है। और जो बच्चे स्किल्ड हैं, डिग्री धारक हो गए हैं, फिर भी आप देखते हैं कि MBA चाय वाला, ITI चाय वाला, ऐसी एक लंबी श्रृंखला बनती चली जा रही है। लोग ग्रेजुएट चाय वाला, पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाला। तो हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगर हम पकौड़ा करते हैं तो वो भी रोजगार की श्रेणी में आता है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा सरकार से कि सरकार को इन मुद्दों पे, जैसे अभी अग्निवीर योजना आई, तो सरकार से मैं कहूँगा जैसे आप विधायक, सांसद, कोई व्यक्ति एक बार विधायक चुन जाता है तो वो उसके बाद आजीवन पेंशनधारी हो जाता है। आपने सेना, जो किसी भी सेना जो होती है वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। सेना के बिना हम देश की सुरक्षा की कल्पना नहीं कर सकते। चुनाव लखनऊ और कानपुर के बीच में है, लेकिन उसके बावजूद आज भी उसका उतना विकास नहीं हो पाया जितना इन दोनों शहरों का हुआ है। आपका क्या?
कटनी आप तिलक नगर से। जी सर। आप चुनाव को किस रूप से देखती हैं, किस रूप में देखती हैं? सर क्या चुनाव से मतलब कि देश की जनता को जो है उनका मतलब विकास हो, यहाँ का आसपास लोगों को जो है शिक्षा के बारे में जागरूक कराए और क्या चुनाव से पढ़ाने पर उन्नाव आज तक उतना डेवलप क्यों नहीं हो पाया, जबकि ये दो बड़े महानगरों के बीच में एक औद्योगिक राजधानी है, एक देश की राजधानी। उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि उसको वो मुकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए? जी, ये इसलिए है क्योंकि उन्नाव जो है यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। उन्नाव में कोई सेटल नहीं होना चाहता। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सुख सुविधाएँ हैं, बड़े शहरों में ज़्यादा सुख सुविधाएँ होती हैं। उन्नाव जैसा छोटा शहर है तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ या अन्य एजुकेशन सेक्टर से लेकर कोई भी है खास सुविधाएँ नहीं हैं। उन्नाव चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हो, चाहे वो बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर हो, चाहे अन्य किसी भी तरह के विकास के पैमाने की बात करें, उनका कहना चूँकि नहीं हो पाए इसलिए यहाँ के युवा, यहाँ के लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं और दूसरे शहरों में अपना भविष्य देखते हैं। आप उन्नाव से ही? आप रायबरेली से? आप भी पहली बार वोट देंगे? लोकसभा में पहली बार वोट दे रही है। आप बताइए क्या सोचकर वोट देंगे? क्या इन चुनावों में राम मंदिर को आप मुद्दा मानती हैं या नहीं मानती? नहीं सर, मैं राम मंदिर को मुद्दा नहीं बनाना चाहूँगी क्योंकि प्रभु श्री राम को अपने आप में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में है, उन्होंने अपना मतलब जो किरदार निभाया है, तो वो तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये जो लोकसभा चुनाव है, मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि जो भी सांसद है वो जनता को, क्योंकि जनता यहाँ भारत की इतनी सुचारू रूप से शिक्षित नहीं है, वो जातिगत तौर पे ज़्यादा वो मतलब भागती है। तो मैं चाहूँगी कि जनता को इस तरह से लालच न दिया जाए, उसे मतलब जो भी सांसद हो वो एक समाज सेवक के रूप में आए, तो इस तरह से वो समाज सेवक के रूप में अपना कैंडिडेट के रूप में आए, वरना मैं चाहूँगी आप कह रही जाति देखकर वोट नहीं देंगे, जो काबिल होगा उसकी काबिलियत देखकर ही वोट देंगे, हमें जाति से कोई मतलब नहीं। आइए हम ध्यान देते तो उन्होंने ऐसे सांसद को टिकट दिया जिसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस लगे हुए हैं। तो हम ऐसे नेता को नहीं चाहते, क्योंकि अगर नेता ही करप्ट होगा तो हमारी आम जनता क्या करेगी, तो हम स्टूडेंट्स का भविष्य कहाँ जाएगा, हम लोग क्या सीखेंगे। देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाएँ, उसकी लोकसभा में क्या उपस्थिति रही है, उसने अपनी सांसद निधि का कितना पैसा यहाँ के विकास कार्यों में खर्च किया है और उसने लोकसभा में क्या क्या मांगे हमारे लिए रखी हैं, इन सभी चीज़ों का मूल्यांकन करने के बाद अपने सांसद को देखने के बाद ही हमें वोट करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा सांसद किस जाति का बन रहा है या किस जातीय समीकरण को बिठा करके यहाँ पर उसे टिकट दिया गया है, इन या धर्म के मुद्दे को दिखा करके कि हमें धर्म हमारा सुरक्षित है कि नहीं है। ये सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए अगर हमें वोट देना है तो वो केवल सांसद के कार्यों का मूल्यांकन के आधार पर देंगे, उसको उसी को देंगे जो यहाँ के लिए होगा, जो यहाँ काम करेगा, जो यहाँ विकास की बात करेगा। विकास करने वाले को ही वोट हम देंगे, ना तो उस पर किसी तरह की जाति का कोई होगा असर, ना ही किसी तरह का कोई टिकट या पार्टी का असर होगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। आप क्या सोचकर पहली बार वोट देंगे? प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? सर, हमें किसी प्रकार का लालच न दें। जैसे पिछले कई दिनों से देखा गया है, कई वर्षों से, कि बेरोजगारी भत्ता कोई दे रहा है, कोई राशन दे रहा है, तो इन मुद्दों पे चुनाव नहीं होना चाहिए। आप रोजगार दीजिए, रोजगार से हम खुद अपना बेरोजगारी भत्ता की जरूरत है। तो और शिक्षा में जिस प्रकार चुनाव डेट वाइज होते हैं, मतलब 5 साल में चुनाव तय ये होने में, लेकिन हमारे में क्या होता है कि जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, अब 2018 का फॉर्म डाला गया, वो उसका जो रिजल्ट है वो 2024 में आएगा, 2026 में आएगा, और हो सकता है कि 5-6 साल से भी ऊपर हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।